हमने पिछले वीडियोज़ में राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण के बारे में चर्चा की थी। आज हम करेंगे राजनीति विज्ञान के अंदर एक नया जो दृष्टिकोण है व्यवहारवाद, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं बिहेवियरलिज्म। व्यवहारवाद का अर्थ क्या होता है? देखिए, द्वितीय युद्ध के पश्चात राजनीति विज्ञान में कई व्यापक परिवर्तन हुए और परंपरागत राजनीति विज्ञान के विरोध में एक व्यापक क्रांति, जिसे सभी समाज विज्ञान प्रभावित हुए, है ना। एक व्यापक क्रांति हुई जिससे जितने भी सामाजिक विज्ञान थे वे प्रभावित हुए और इस क्रांति को क्या नाम दिया गया? इस क्रांति को नाम दिया गया व्यवहारवाद। इसका नाम दिया गया। व्यवहारवादी जो आंदोलन है वो राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु को वैज्ञानिक अध्ययन प्रविधि द्वारा समझने का प्रयास है कि राजनीति विज्ञान को विज्ञान के अनुसार हम कैसे समझ सकते हैं, वैज्ञानिक टेक्निक के अनुसार हम कैसे समझ सकते हैं। यह व्यवहारवाद जो है वह आंदोलन है जिसने राजनीति विज्ञान को विज्ञान बनाने के अंदर पहला प्रयास किया। व्यवहारवाद के जो प्रणेता थे वो डेविड ईस्टन थे। राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद को लाने का श्रेय किसे जाता है? डेविड ईस्टन को जाता है। उनके अनुसार व्यवहारवाद वास्तविक व्यक्ति पर अपना ध्यान केंद्रित करता है और इसके अध्ययन की इकाई क्या चीज़ है? मानव का व्यवहार, और मानव का ऐसा व्यवहार जिसका प्रत्येक व्यक्ति द्वारा पर्यवेक्षण किया जा सकता है, मापन किया जा सकता है और सत्यापन किया जा सकता है। और ये राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन से राजनीति की संरचना प्रक्रियाओं की वैज्ञानिक व्याख्या करना चाहता है। यह है, कौन करना चाहता है? व्यवहारवाद, है ना। व्यवहारवाद जो है वह राजनीति विज्ञान को विज्ञान बनाने की दिशा में पहला कदम है और यह राजनीति विज्ञान को विज्ञान बनाने की दिशा के अंदर ले जाता है। व्यवहारवाद के उदय और विकास के बारे में हम इसको देखते हैं। व्यवहारवाद का जो ऐतिहासिक विकास है वह संयुक्त राजनीति विज्ञान के यथार्थवादी एवं अनुभववादी अध्ययनों के साथ जुड़ा है। कौन से? यथार्थवादी एवं अनुभववादी अध्ययन के साथ ही जुड़ा है। और इस प्रकार इसका जो प्रारंभ है वो 1908 में ग्राहम वेलास की पुस्तक ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स और A.F. बेंटले की पुस्तक द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट से हुआ था। इसका प्रारंभ ही 1908 में ग्राहम वेलास की पुस्तक, उसका नाम क्या है? ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, और A.F. बेंटले की पुस्तक द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट से हुआ है। व्यवहारवाद को बौद्धिक रूप से स्थापित करने का जो श्रेय है वो जाता है चार्ल्स मेरियम को, और उनकी जो पुस्तक है उसका नाम है न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स, जो उन्होंने 1925 के अंदर लिखी थी। इसी तरह से हेराल्ड लॉसवेल, जिनकी पुस्तक का नाम है पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ। पॉलिटिक्स हु गेट व्हाट, क्या, कब और कैसे, जो उन्होंने 1936 में लिखी थी, को दिया जाता है चार्ल्स मेरियम की पुस्तक। कौन सी? न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स। और हेराल्ड लॉसवेल की पुस्तक हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ, है ना, जो उन्होंने 1936 को लिखी थी, उसको इसका श्रेय दिया जाता है। और दोनों ने राजनीति विज्ञान में किसका प्रयोग किया? मनोविज्ञान का प्रयोग किया था। चार्ल्स मेरियम ने पॉलिटिक्स ऑन साइकोलॉजी नामक एक पुस्तक और लिखी। चार्ल्स मेरियम की दूसरी पुस्तक, एक पुस्तक तो कौन सी थी? न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स, और दूसरी पुस्तक है चार्ल्स मेरियम की पॉलिटिक्स ऑन साइकोलॉजी, है ना, लिखी थी। इन्हें व्यवहारवादी आंदोलन का क्या कहा जाता है? बौद्धिक पिता। प्रणेता तो कहलाते हैं डेविड ईस्टन और चार्ल्स मेरियम कहलाते हैं व्यवहारवादी आंदोलन के बौद्धिक पिता कहलाते हैं, है ना। व्यवहारवादी आंदोलन से जुड़े और भी अन्य विचारक हैं। कौन कौन से विचारक हैं? देखिए, लियोन व्हाइट, होस्ट, मॉसनेल, क्विंसी राइट, आलमंड, हर्बर्ट साइमन, ट्रूमैन, ये जो है ये इनके मुख्य जो विद्वान रहे हैं, है ना। तो हमने क्या देखा? चार्ल्स मेरियम की जो पुस्तक है वो कौन सी थी? चार्ल्स मेरियम ने को बौद्धिक, इस व्यवहारवादी आंदोलन का बौद्धिक पिता क्यों कहा जाता है? और कौन कौन से ऐसे विचारक हैं जो इसके साथ जुड़े हैं? तो लियोनार्ड व्हाइट, हॉस्ट, मॉन्सेल और किन। व्यवहारवाद की उत्पत्ति के मूल कारण क्या हैं? देखिए, ये कहाँ से उत्पन्न हुआ। व्यवहारवादी की जो परंपरागत, सबसे पहले तो है कि इसके कुछ कारण रहे हैं। कौन कौन से कारण रहे हैं? कि व्यवहारवाद की परंपरागत जो पद्धतियाँ थी उसके प्रति असंतोष के कारण व्यवहारवाद आया, है ना। व्यवहारवाद की उत्पत्ति में यूरोपीय समाजशास्त्रीय जो विचारक हैं उनका भी प्रभाव देखा जा सकता है। कौन कौन से हैं वो समाज सुधारक?
आगस्ट काम्टे, मैक्स वेबर, तुर्खिम ऐसे विचारक हैं, इन विचारकों का भी उस पर प्रभाव पड़ा है। फिर द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव भी व्यवहारवाद के ऊपर पड़ा है, क्योंकि पता ही नहीं लग रहा था। पहला युद्ध हुआ, व्यक्ति के जो नेचर है, उसका जो व्यवहार है, जो उसका बिहेवियर है, उसको नहीं समझ पाए, और उससे द्वितीय विश्व युद्ध भी हुआ, है ना। और अन्य सामाजिक विज्ञानों से इसने प्रेरणा ली, क्योंकि अन्य सामाजिक विज्ञान में नए नए शोध किए जा रहे थे, तो राजनीति विज्ञान ने कहा कि हमें भी ऐसा करना चाहिए। फिर पांचवा कारण इसका आता है प्रत्यक्षवादी अनुभववादी वैज्ञानिक अगस्त काम्टे के अनुसार ज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र में अनुभवात्मक या वैज्ञानिक पद्धति का जो प्रयोग है वही क्या है, प्रत्यक्षवाद है। छठा, मैक्स वेबर ने नैतिक सापेक्षवाद का प्रतिपादन किया। तो इस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात के जो बाद के जो दशक थे उसमें राजनीतिक शास्त्र के क्षेत्र में यह विचार पकड़ता गया कि राजनीतिक शास्त्र में नवीन अध्ययन पद्धति को स्थान देना होगा। अमेरिका में मेरियम की प्रेरणा से यथार्थवादी एवं परिमाणात्मक अध्ययन किए गए और सुप्रसिद्ध शिकागो संप्रदाय व्यवहारवाद का सबसे प्रमुख गढ़ बन गया। आप देखिए कि शिकागो जो संप्रदाय है ये कहाँ पर है, अमेरिका में, ये व्यवहारवाद का प्रमुख गढ़ बन गया। नव स्थापित पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन और सोशल साइंस रिसर्च काउंसिल तथा फोर्ड कार्नेगी और रॉकफेलर जैसी जो संस्थाएं थी, इसे सहायता व शक्ति मिली, जिससे वह दृष्टिकोण और भी ज़्यादा व्यापक हो गया। कौन कौन सी? एक तो पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन और सोशल साइंस रिसर्च काउंसिल, है ना, और दूसरी संस्था फोर्ड कार्नेगी और रॉकफेलर। इन संस्थाओं ने भी व्यवहारवाद को आगे बढ़ाने का कार्य किया। इसी के साथ हम देखते हैं कि व्यवहारवाद की मूल मान्यताएं क्या हैं। ये जो दृष्टिकोण है, ये दृष्टिकोण माने व्यवहारवाद, राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान की तरह विज्ञान मानता है। राजनीति विज्ञान व प्राकृतिक विज्ञान में कोई गुणात्मक अंतर नहीं होता, अतः राजनीति विज्ञान का अध्ययन भी वैज्ञानिक प्रविधि से ही किया जा सकता है। डेविड स्टन, जो कि व्यवहारवाद का प्रणेता कहा जाता है, उन्होंने अपने लेख करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म में व्यवहारवाद के आधार एवं लक्ष्यों को बताया है कि उसके कौन कौन से लक्ष्य हैं, उसके कौन कौन से लक्षण हैं। पहला उन्होंने बताया है नियमितता, दूसरा लक्षण उन्होंने बताया है सत्यापन, तीसरा लक्षण बताया है तकनीक, चौथा लक्षण बताया है प्रमाणीकरण, पांचवा है मूल्य निर्धारण, छठा है क्रमबद्धीकरण और सातवां जो लक्षण है वह है विशुद्ध ज्ञान। इस प्रकार उन्होंने 7 लक्षण और 8वां लक्षण इसका है एकीकरण। तो व्यवहारवाद की कितनी मूल मान्यताएं हैं? 8, जिनको हम लक्षण भी कह सकते हैं, उसके सिद्धांत भी कहते हैं, है ना। नियमितता, सत्यापन, तकनीकी, प्रमाणीकरण, मूल्य निर्धारण, क्रमबद्धीकरण, विशुद्ध विज्ञान और एकीकरण। हम सबसे पहले देखते हैं नियमितता, कि व्यवहारवादी ये मानते हैं कि सभी व्यक्ति अपना व्यवहार रखते हैं, परंतु उनके व्यवहार में कुछ ऐसे सामान्य तत्व मिलते हैं, सामान्य लक्षण होते हैं, जिसके आधार पर उनके व्यवहार को समझा जा सकता है। जैसे हम किसी से बात करते हैं, है ना, और बार बार उसके व्यवहार के अंदर जो चीज़ प्रकट होती है, उसमें प्रेम ज़्यादा है, उसमें वो मुस्कुराता ज़्यादा है, वो किसी बात को बार बार दोहराता है, हम किसी के व्यवहार को उसको आ जाते हैं कि भाई उसमें ये विशेषता है ना। तो उसके आधार पर हम उसके व्यवहार को समझते हैं कि अच्छा है, बुरा है, तीखा है, छोटा है, कम है, ज़्यादा है, हम उसके व्यवहार का आकलन कर लेते हैं, है ना। इसी तरह से आप ये देखिए कि सत्यापन, कि जो मानवीय व्यवहार के संबंध हैं में हम जो सामग्री एकत्रित करते हैं, किसी मानव के व्यवहार को समझने के लिए हमने जो सामग्री एकत्रित की है वह काल्पनिक नहीं होनी चाहिए, है ना, कि हम मन से ही कुछ भी तथ्य एकत्रित कर दें, उसको प्रमाणों के साथ क्या किया जाना चाहिए, सत्यापित किया जाना चाहिए। तो राजनीति व्यवहार का सत्यापन भी होना चाहिए, है ना। उसी के साथ ही तकनीक की जो सामग्री प्राप्त करने व उसकी व्याख्या करने के जो साधन हैं उनको हम पर्याप्त नहीं मान सकते, विवरण अधिक विस्तृत नहीं होना चाहिए, और इसके लिए नई, है ना, हमने क्या कहा, विवरण अधिक विस्तृत नहीं होना चाहिए, इसके लिए नई तकनीक अपनाकर गणित व सांख्यिकी की तरह, है ना, वस्तुनिष्ठ, यह है वस्तुनिष्ठ प्रकृति में इसको ढालना चाहिए, है ना। तो ये चीज़ें हमारी आई हैं कि सामग्री प्राप्त करने की उसकी व्याख्या के जो साधन हैं उसको पर्याप्त नहीं माना जा सकता, विवरण अधिक विस्तृत नहीं होना चाहिए, इसके लिए नई तकनीकी का प्रयोग किया जाना चाहिए। फिर है परिमाणीकरण, जिसको हम क्वांटिफिकेशन या गणना भी कह सकते हैं, कि शोधकर्ता जो हैं सत्य तथा विवरण को लेखबद्ध, ये क्या करना चाहते हैं, इसको लेखबद्ध करने तथा उसमें स्पष्टता लाने के लिए मापन व उसका प्रमाणीकरण करना चाहिए,
और इसके लिए वे किस पद्धति का प्रयोग करते हैं? सांख्यिकी पद्धति का वे सहारा लेते हैं, क्योंकि सांख्यिकी पद्धति जो है उससे एक निश्चित अर्थ निकल जाता है, निश्चित निष्कर्ष निकल जाता है। फिर है मूल्य निर्धारण, कि शोधकर्ता ये भी मानते हैं कि अध्ययन करते समय अपने मूल्यों को अध्ययन से दूर रखना चाहिए। व्यवहारवादियों को मूल्यों की दृष्टि से वे कैसा मानते हैं कि तटस्थ होना चाहिए, किसी के साथ नहीं। आप जो शोध कर रहे हो उसके साथ मिलकर आपको शोध नहीं करनी है, आपको निष्पक्ष होकर जब आप शोध करोगे तभी आपके जो निष्कर्ष हैं वो सही आएंगे, है ना। तो मूल्यों का निर्धारण के लिए वो मूल्य निरपेक्ष होना चाहते हैं। क्रमबद्धीकरण कहा है उन्होंने कि शोध कैसा होना चाहिए? क्रमबद्ध होना चाहिए। सिद्धांत व अनुसंधान को संबद्ध और क्रमबद्ध ज्ञान के दो ऐसे भाग समझा जाना चाहिए जो परस्पर कैसे होते हैं? मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं, गुथे हुए हैं। सिद्धांत और अनुसंधान कभी अलग अलग नहीं हो सकता, है ना। तो ज्ञान के ऐसे भाग जो आपस में जुड़े हुए हैं। सिद्धांत और तथ्य कैसे होने चाहिए? सिद्धांत और तथ्य जुड़े हुए होने चाहिए, तभी हम कोई निष्कर्ष निकाल सकते हैं। इसी के साथ विशुद्ध विज्ञान, कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन का विज्ञान के रूप में किया जाना। किसके रूप में हम अध्ययन करें इसका? विज्ञान के रूप में। ज्ञान का प्रयोग वैज्ञानिक उद्यम का उतना ही अंग है जितना कि सिद्धांतक बोध का, है ना। इसीलिए इन्होंने कहा है कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन को विज्ञान के रूप में ही किया जाना चाहिए, क्योंकि ज्ञान का प्रयोग वैज्ञानिक उद्यम का उतना ही अंग है जितना किसका है? सैद्धांतिक बोध का। इसलिए हम इसको वैज्ञानिक रूप से ही इसका अध्ययन करें। 8वां इसका है एकीकरण, कि व्यवहारवादियों की एक प्रमुख मान्यता यह है कि समस्त मानव व्यवहार एक पूर्ण इकाई है ना, और अतः इसका जो अध्ययन है वो टुकड़ों में नहीं करना चाहिए। व्यवहारवाद के अनुसार मानव व्यवहार में एक मूलभूत एकता पाई जाती है और इसी कारण विभिन्न समाज विज्ञान आपस में जुड़े रहते हैं, बहुत ही समीप हैं। तो ये जो हैं राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन जीवन के अन्य पक्षों के संदर्भ में भी किया जाना चाहिए। अकेला अकेला राजनीतिक विज्ञान का जो है अध्ययन हम नहीं कर सकते। तो इस प्रकार हमने देखा कि व्यवहारवाद क्या है ना, इसमें किन किन विद्वानों की भूमिका रही है और इसकी मूल मान्यताएं क्या हैं। अगले उसमें हम पढ़ेंगे कि व्यवहारवाद का मूल उद्देश्य एवं व्यवहारवाद की आलोचना।